हाँ प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सर्दी का मौसम है, रज़ाई में दुबके रहो और पढ़ाई का आनंद लेते रहो। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। आयनिक बॉन्ड की चर्चा यहाँ करने वाले हैं और आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक आबंध के बारे में या वैद्युत संयोजी आबंध के बारे में कोसे-लुईस अवधारणा क्या कहती है। ये कोसे-लुईस अवधारणा में होता यह है कि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर पूर्णतया स्थानांतरित हो जाता है, परिणाम स्वरूप आयन बनते हैं और आयनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। अब आयनिक बंध की सरलता, आयनिक आबंध निर्माण की सरलता किस बात पर डिपेंड करेगी। ये सामान्यतः दो चीजों पर डिपेंड करती है कि आयनिक आबंध कितनी सरलता से बनेगा। वो किस पर निर्भर करता है, एक निर्भर करता है धनायनों एवं ऋणायनों के निर्माण की सरलता, यानी धनायन और ऋणायन जो है वो कितनी सरलता से निर्मित होते हैं। जितनी सरलता से निर्मित होंगे धनायन और ऋणायन, आयनिक आबंध उतना ही क्या होगा, आसानी से निर्मित हो जाएगा। क्योंकि आयनिक आबंध किसके मध्य पाया जाता है, धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं उसको कहते हैं। तो धनायन ऋणायन कितनी सरलता से बनते हैं। और दूसरा आयनिक आबंध के निर्माण में जो है मदद कौन करता है, वो है धनायनों एवं ऋणायनों द्वारा मिलकर त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के निर्माण की सरलता, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। किस पर, धनायन ऋणायन मिलकर के क्रिस्टल जालक कितनी सरलता से बना लेते हैं। त्रिविमीय जालक जिसमें धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे, उनका एक त्रिविमीय जालनुमा स्ट्रक्चर होगी, आगे बात करेंगे अभी। और धनायन और ऋणायन कितनी सरलता से बनते हैं उस बात पर निर्भर करेगा कि आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध कितनी सरलता से बन जाता है। अब धनायन और ऋणायन बनने के लिए आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी धनायन उतना ही सरलता से बनेगा। डेल्टा IH क्या होगी, जितनी कम धनायन उतना ही सरल होगा, सरलता से बनेगा। डेल्टा IH जितनी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम एनर्जी चाहिएगी, डेल्टा IH उतनी कम होगी और धनायन उतनी ही आसानी से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na+ एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए डेल्टा IH 495.8 किलो जूल पर मोल होती है। और ये हमेशा ही क्या होती है, धनात्मक होती है। तो डेल्टा IH के मान जितने कम होंगे धनायन उतना ही सरलता से बनेगा। तो 495.8 किलो जूल पर मोल हो जाती है किसकी, सोडियम परमाणु की आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के मान जितने कम होंगे धनायन उतना ही सरलता से बनेगा। अब धात्विक परमाणुओं की सामान्यतया प्रवृत्ति क्या होती है, धनायन बनाने की होती है। धातु परमाणुओं की या धातु परमाणु सामान्यतया धनायन बनाते हैं, धनायन, तथा अधातु परमाणु सामान्यतः ऋणायन बनाते हैं। ये जनरल अपना आइडिया है। लेकिन अमोनियम धनायन यानी NH4+
ऐसा धनायन है जिसके अंदर दोनों अधातु परमाणु है, अधात्विक धनायन है। अमोनियम धनायन ऐसा है, धातुएं क्या करती है, सामान्यतया धनायन बनाती है। अधातुएं परमाणु, जो अधातु परमाणु सामान्यतया ऋणायन बनाते हैं। लेकिन NH4+ ऐसा आयन है, धनायन है, जो अधातुओं से मिलकर, नाइट्रोजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु, अधातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये अधातु धनायन है। तो डेल्टा IH का मान जितना कम होगा, धनायन उतना ही सरलता से बनेगा, और आयनिक आबंध बनने की संभावना उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऋणायन कब बनेगा, जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और ग्रहण करने से जो ऋणायन बनेगा उसमें जो एनर्जी निष्कासित होगी या अवशोषित होगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान जितने कम होंगे, यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब कम होना है, -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300, तो कम कौन सा होगा, -300, -200, -100, -50, फिर 0, +50, +100, +200, +300, इस तरीके से। तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो ऋणायन बनने की सरलता किस पर निर्भर करेगी कि डेल्टा EGH यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, डेल्टा EGH के मान जितने कम होंगे, किसमें, माइनस में, ऋणायन उतनी ही सरलता से निर्मित होते हैं। अब डेल्टा EGH के मान जितने कम होंगे यानी माइनस में, ऋणायन उतनी सरलता से बनेंगे और आयनिक आबंध बनने की संभावना उतनी ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। अधातु परमाणु जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं, यानी कम होते हैं, इसलिए वो आसानी से ऋणायन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्त जगह होती है, एक इलेक्ट्रॉन पाकर के अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए अधातु परमाणु जिसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आसानी से क्या कर लेते हैं, ऋणायन निर्मित कर लेते हैं। मैं यदि एग्जाम्पल दूं तो क्लोरीन Cl-287 अपने बाह्यतम गैसीय अवस्था में अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना लेता है 288, और यहाँ अपना अंतिम कोश जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के कारण यह स्थायित्व को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैसों वाला विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इस दौरान एनर्जी क्या होती है, निष्कासित होती है, स्थायित्व मिलता है, एनर्जी निकलती है। तो इसका डेल्टा EGH इस प्रोसेस का हो जाएगा -348.7 किलो जूल पर मोल। आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अलग करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा EGH ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और निष्कासित भी हो सकती है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो डेल्टा IH का मान जितना, IH और EGH के मान जितने कम होंगे, आयनिक आबंध बनने की संभावना उतनी ही क्या होगी, प्रबल होगी। डेल्टा IH एंड डेल्टा EGH के मान जितने कम होते हैं, ये धनायनों के लिए, ये ऋणायनों के लिए, ये धनायन और ये ऋणायन के लिए कम होते हैं, आयनिक आबंध निर्माण की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
उतनी ही अधिक होती है। तो ये तो बात हुई आयनिक आबंध किस पर निर्भर करेगा, सरलता। आयनिक आबंध के निर्माण की सरलता किस पर निर्भर करेगी, पहली बात धनायनों और ऋणायनों के निर्माण की सरलता पर निर्भर करेगी। धनायन और ऋणायन जितनी सरलता से निर्मित होंगे, आयनिक आबंध बनने की संभावना उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब देखो, किसी धनायन और ऋणायन के लिए निर्माण के लिए आवश्यक जो डेल्टा IH और डेल्टा EGH है, इनका टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे NaCl जब निर्मित होता है, NaCl का निर्माण, तो Na के लिए डेल्टा IH अपन लिख रहे हैं कितनी, प्लस 495.8 किलो जूल पर मोल, और Cl माइनस के लिए डेल्टा EGH का मान लिख रहे हैं माइनस 348.7 किलो जूल पर मोल। इन दोनों का टोटल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कितना हो जाएगा, 178 माइनस 4 4 और 147, ये पॉजिटिव में आएगा किलो जूल पर मोल। और धनात्मक मान इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी के टोटल धनात्मक प्राप्त हो रहे हैं, ओवरऑल अपने को पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है। और यदि एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है तो ऐसा प्रक्रम सामान्यतया संभव नहीं होता है। यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब तो NaCl का निर्माण जब होगा तो अपने को एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक आ रहा है, यानी प्रक्रम कैसा है, उष्मा शोषी है। डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H है, और डेल्टा H में परिवर्तन दोनों में योग करें तो धनात्मक आ रहा है, और धनात्मक परिवर्तन में प्रक्रम उष्मा शोषी होता है, और उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो NaCl का निर्माण सामान्यतया संभव नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी दे करके अपन इसका निर्माण कर रहे हैं, तो NaCl निर्मित सामान्यतया नहीं होगा। लेकिन धनायन और ऋणायन निर्मित होने के बाद अपने आप को त्रिविमीय व्यवस्था में इस प्रकार से व्यवस्थित करके एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, और जालक के निर्माण से एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। यहां तो धनात्मक आ रहा है, लेकिन NaCl के निर्माण में एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनता है, और उस जालक के निर्माण में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है, और वो इसकी तुलना में कहीं ज्यादा होती है, इसलिए NaCl निर्मित हो जाता है। NaCl, चलो Na प्लस और Cl माइनस आयन मिलकर त्रिविमीय जालक का निर्माण, यानी सब धनायन और ऋणायन ऐसा ही करते हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिविमीय जालकों का निर्माण करते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस आयन मिलकर त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इस क्रिस्टल जालक के निर्माण से ऊर्जा क्या होती है, इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती है, जो डेल्टा IH और डेल्टा EGH के योग से कहीं अधिक
ऋणात्मक होती है। और ये कितनी होती है? NaCl के निर्माण की, यानी NaCl में Na और क्लोराइड आयन जो है वो आपस में मिलकर के एक त्रिविमीय जालनुमा संरचना बनाते हैं और उस जालनुमा संरचना के निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती है। वो कितनी होती है? 788 किलो जूल पर मोल होती है। यानी 1 मोल NaCl के निर्माण में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ धनावेश तो कितना सा है, यानी इन दोनों का योग 147 प्लस है, लेकिन सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन मिलकर जिस जाल का निर्माण करेंगे उस जाल के बनने से जो एनर्जी मुक्त होगी वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये प्रक्रम कैसा है? ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और प्रक्रम जब ऊष्माक्षेपी है तो NaCl क्या होगा? आसानी से निर्मित हो सकेगा। NaCl क्या होगा? सरलता से बन जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह यह है बताता है। तो किसी आयनिक यौगिक का निर्माण, ये एनर्जी क्या कहलाती है? जो रिलीज होती है क्रिस्टल जालक के बनने से, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हैं जालक एंथैल्पी। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के निर्माण से निष्कासित ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी, डेल्टा लेटिस H कहते हैं इसको, कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक के निर्माण से जो ऊर्जा निष्कासित होती है, यानी Na और Cl माइनस जब बंधेंगे एक दूसरे से और जाल का निर्माण करेंगे तो वो ऊर्जा जो निकलेगी उसको जालक ऊर्जा या लेटिस एंथैल्पी या जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और किसी आयनिक ठोस का स्थायित्व है क्रिस्टल जालक बनने के दौरान निष्कासित या मुक्त होने वाली ऊर्जा, जिसको जालक ऊर्जा कहते हैं, पर निर्भर करता है। किसी आयनिक ठोस का स्थायित्व ठोस के निर्माण में, ठोस के निर्माण या विरचन की जालक एंथैल्पी, एंथैल्पी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किसी आयनिक ठोस का स्थायित्व, स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करेगी? ठोस के निर्माण की जो जालक एंथैल्पी है उस पर निर्भर करता है, न कि धनायन एवं ऋणायनों के निर्माण से अष्टक प्राप्ति पर, अष्टक प्राप्ति पर। यानी NaCl का निर्माण जो है वो किस बात पर निर्भर करेगा? NaCl का स्थायित्व जो है वो किस पर निर्भर करेगा? सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन जो मिलकर के जालनुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्रिस्टल जालक कहते हैं, उस जाल के निर्माण में जो ऊर्जा निष्कासित होगी उस पर उस आयनिक ठोस का स्थायित्व निर्भर करेगा, न कि धनायन और ऋणायन जब अष्टक प्राप्त करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन खो करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन या फिर धनायन बनाएंगे, उस बात पर निर्भर नहीं करेगा। किसका स्थायित्व है? आयनिक ठोस का स्थायित्व है। NaCl का जब निर्माण हो रहा है तो देखो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन Cl, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस बना रहा है, तो ये भी अष्टक प्राप्त कर लेता है और ये भी अष्टक प्राप्त कर लेता है, लेकिन अष्टक प्राप्ति पर इसका स्थायित्व निर्भर नहीं करेगा। Na प्लस और Cl माइनस दोनों बन तो गए, यहाँ डेल्टा IH, यहाँ डेल्टा EgH, ये प्लस 495, ये माइनस 348, लेकिन दोनों ने अष्टक प्राप्त कर लिया। लेकिन NaCl जो बनेगा उसका स्थायित्व है इन दोनों परमाणुओं के अष्टक प्राप्ति पर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा इन दोनों के मिलकर जाल बनाने से जो ऊर्जा मुक्त होगी उस पर। और NaCl की जालनुमा स्ट्रक्चर को अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, इसको कहते हैं खनिज नमक संरचना।
त्रिविमीय में संरचना जो है वो धनायन और ऋणायन मिलकर के बना लेते हैं जालनुमा स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ये इस तरीके से ये त्रिविमीय जालनुमा स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो बोलो बनी कि नहीं बनी? बन गए। अब इसके ऊपर ये क्लोराइड ऋणायन है बड़े आकार के, और छोटे आकार के हो जाएंगे सोडियम धनायन। छोटे आकार के सोडियम धनायन हो जाएंगे। बड़े आकार के ऋणायन बड़े आकार में होते हैं और धनायन छोटे आकार के होते हैं। इस तरीके से अपन क्या कर देंगे? स्ट्रक्चर बना लेंगे। यह है NaCl की खनिज नमक संरचना, और यह त्रिविमीय जालक है। ये कौन सा आयन? Cl- और ये कौन सा आयन? Na+। मिलकर ये जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस जाल के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है जालक एंथैल्पी, जालक ऊर्जा। जाल बनने में जो एनर्जी निष्कासित होती है। अब जालक एंथैल्पी, यहां निर्माण में एनर्जी निष्कासित होती है तो क्या है? माइनस में, यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या है? यहां जालक का निर्माण जब होता है तो ऋणात्मक है, और जहां एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है इसका मतलब प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम सामान्यतया स्वतः प्रवर्तित होते हैं, अपने आप होने वाले प्रक्रम। तो ये जाल जो है वो निर्मित होने में एनर्जी निष्कासित होती है, इसलिए NaCl जो है वो आसानी से निर्मित हो जाता है। अब देखो जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा की बात कर लेते हैं अपन। लेटिस एंथैल्पी या जालक एंथैल्पी किसको कहते हैं? तो 1 मोल आयनिक ठोस है अपने पास। अभी अपन ने NaCl बनाया क्रिस्टल जालक। 1 मोल आयनिक ठोस को उसके संगठक आयनों में गैसीय अवस्था में पूर्णतया पृथक करने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन। कि अपने पास ये 1 मोल NaCl का क्या है? क्रिस्टल जालक है। इसमें कौन लगे हुए हैं? इसमें क्लोराइड ऋणायन और सोडियम धनायन लगे हुए हैं। उन क्लोराइड ऋणायनों और सोडियम धनायनों को गैसीय अवस्था में, क्योंकि ठोस तो अलग अलग होंगे नहीं, पहले गैस में जाएंगे फिर अलग अलग होंगे, को गैसीय अवस्था में पूर्णतया उनके आयनों में अलग अलग करने में अब एनर्जी यहां देनी पड़ेगी, आपको पता है। तो ये हमेशा ही धनात्मक होगी। ऊर्जा जो देनी पड़ती है, या जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, या जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? जालक एंथैल्पी कहते हैं। निर्माण में जो प्रयुक्त निष्कासित होती है वो भी जालक एंथैल्पी है, वो माइनस में। और यहां तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या है? वो भी जालक एंथैल्पी है, और वो क्या होगी? धनात्मक, क्योंकि जाल को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 1 मोल आयनिक ठोस को गैसीय अवस्था में, पहले गैस में ले जाएंगे ठोस को, गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों में
एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों में तोड़ने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा कहलाती है। एक मोल आयनिक ठोस है और उसको गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों में तोड़ने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन, और वो संगठक आयन जो है वो अनंत दूरी तक उनको अपन पृथक करेंगे। यूं कह सकते हैं कि एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों को अनंत दूरी तक पृथक करने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? जालक एंथैल्पी। NaCl Na+Cl- कौन सी अवस्था में है? सॉलिड में। पहले जाएगा किस में? गैस में, Na+Cl- और फिर Na+ और Cl-। इनके मध्य क्या होगी? अनंत दूरी होगी। गैसीय अवस्था में एक मोल, ये एक मोल आयनिक ठोस है, उसको गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों में पृथक करने के दौरान, और संगठक आयन अनंत दूरी पर होने चाहिए, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं होने चाहिए। संगठक आयनों में अनंत दूरी तक पृथक करने के दौरान, संगठक आयनों में यूं भी लिख सकते हैं, अनंत दूरी तक पृथक करने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन। यहां जो एंथैल्पी यानी जो ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा लगेगी, उसको क्या कहते हैं? डेल्टा लेटिस H। और वो कितनी होती है? सोडियम के लिए होती है +788 किलो जूल पर मोल। जितनी ऊर्जा बनने में निष्कासित हुई थी उतनी एनर्जी अपने को अब तोड़ने में देनी पड़ेगी। ये क्या कहलाती है? जालक एंथैल्पी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एक मोल आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस को गैसीय अवस्था में ले जाएंगे, पहले गैसीय अवस्था में उसके संगठक आयनों में जो घटक आयन है Na+ और Cl- घटक आयनों में अनंत दूरी तक पृथक करने के दौरान, इनके बीच में अनंत दूरी तक इनको पृथक कर देंगे, अनंत दूरी तक पृथक करने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा कहलाती है। डेल्टा लेटिस H से दर्शाते हैं। NaCl के लिए +788 किलो जूल पर मोल होती है क्या? जालक एंथैल्पी। अब जालक एंथैल्पी में समान आवेशित आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स समान आवेशित आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करेंगे, और विपरीत आवेशित आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारक हैं जो जालक एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। दो कारक तो हैं कि इसके और इसके बीच में आकर्षण होगा, वो प्रभावित करेगा इसको। इसके अलावा दूसरा कारक होगा कि Na+ के बीच में रिपल्सन होगा, Cl- के बीच में रिपल्सन होगा, वो भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं जिनको अपन आगे देखेंगे, जो जालक एंथैल्पी को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी बात आगे करेंगे। तो यह है जालक एंथैल्पी। इस जाल को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और आयनों को अनंत दूरी तक पृथक करने में जो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी वो क्या कहलाती है? जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा के नाम से जानी जाती है।